हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बेसिकली इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, आयरन के डेफिशिएंसी की वजह से जो आरबीसी नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं तब ये एनीमिया होता है। तो माइक्रोसाइटिक यानी कि आरबीसी का जो साइज़ और वॉल्यूम है वो कम हो जाता है नॉर्मल से। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमन टाइप सीन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो बेसिक आयरन मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली आयरन का फूड से ही मिलता है। तो दोनों फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, नॉन वेज फूड में भी या वेज फूड में भी। जो नॉन वेज फूड में प्रेजेंट होता है आयरन उसको हम लोग हीम आयरन बोलते हैं, और जो वेज फूड में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग नॉन हीम आयरन बोलते हैं। नॉन वेज फूड में जो आयरन प्रेजेंट होता है हीम आयरन, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, और इन दोनों का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अलग अलग होता है। हीम आयरन मोर बायो अवेलेबिलिटी एंड ईजिली एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, वेज फूड में जो आयरन होता है नॉन हीम आयरन, उसकी बायो अवेलेबिलिटी लेस होती है। हम लोग इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने खाना खाया, उससे हम लोग को आयरन दो फॉर्म में मिला, Fe+2 Fe+3। Fe+2 वाला फॉर्म तो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो Fe+3 वाला होता है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है पहले Fe+2 में, फेरी रिडक्टेज के हेल्प से, जैसे कि साइटोक्रोम बी या साइटोक्रोम सी के हेल्प से हम लोग ये करते हैं। जब सब कुछ Fe+2 में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद ये आयरन एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम या ज्यूजेनम से, एक मेटल ट्रांसपोर्टर की हेल्प से, जिसको हम लोग बोलते हैं DMT1, डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं ये डाईवेलेंट आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा, डाईवेलेंट+2 मेटल ट्रांसपोर्टर 1। उसके बाद जो GIT के सेल्स है उसमें Fe+2 पहुंच गया इस DMT1 के हेल्प से। एंट्रोसाइट से ये Fe2 ब्लड में आएगा एक ट्रांसपोर्टर की हेल्प से, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरोपोर्टिन 1। ठीक है, अब Fe+2 ये ब्लड में आ गया, लेकिन यूटिलाइज़ करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत Fe+3 स्टेट में होती है। तो ब्लड के आयरन को हम लोग वापस से Fe+3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है विद द हेल्प ऑफ सेरुलोप्लाज्मिन या फिर हेफेसिन। ये दो मॉलिक्यूल्स इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आयरन के एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं आयरन का ट्रांसपोर्ट ब्लड में कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है ब्लड में, जिसका नाम हम लोग देते हैं ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन के लिए दो चीज़ आप याद रखो कि एक तो इसकी जो बाइंडिंग साइट्स होती है आयरन के लिए, तो वो 6 होती है, 6 बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है। लेकिन नॉर्मली दो ही साइट्स यूटिलाइज्ड होती है, यानी कि दो ही साइट में बस आयरन बाइंड करता है। तो इसके बेसिस पे कुछ टर्म्स है, जैसे कि TIBC या ट्रांसफरिन सेचुरेशन या सीरम आयरन, इन सबको हम एक बार देख लेते हैं। ये सारे जो चीज़ है ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं किसी भी एनीमिया का, तो इन सब के बेसिस पे हम लोग आयरन प्रोफाइल जनरेट करते हैं। तो जो आयरन प्रोफाइल होता है वो काफ़ी हेल्प करता है हमें पता डिड्यूस करने में कि कौन सा टाइप का एनीमिया है। तो सबसे पहले TIBC का मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कि आयरन बाइंड किस में करता है, ट्रांसफरिन से बाइंड करता है। और टोटल यानी कि हाइपोथेटिकल वैल्यू यानी कि 6 साइट्स। जब सारे ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी में आयरन बाइंड कर जाएगा उन सभी 6 साइट्स पे, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग TIBC बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल इसलिए है क्योंकि 6 बाइंडिंग साइट्स तो है, लेकिन 6 पे आयरन बाइंड तो नहीं करता है, बस 2 साइट्स पे ही करता है। तो इसलिए ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स है बॉडी में, उन सभी मॉलिक्यूल्स के 6 साइट पे आयरन बाइंड कर रहा है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 300 to 360 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अब ये TIBC कब बढ़ या कम सकता है, बाइंड तो 6 साइट पे ही करेंगी हर बार, लेकिन बॉडी में अगर ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल कम हो जाए या बढ़ जाए तब TIBC में इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा परसेंटेज ट्रांसफरिन सेचुरेशन। परसेंटेज ट्रांसफरिन सेचुरेशन मतलब कि ट्रांसफरिन एक्चुअल में कितना सैचुरेटेड है।
आयरन के मॉलिक्यूल से। तो हमें पता है 2 साइड्स पे आयरन बाइंड करती है, तो 2 आउट ऑफ 6 साइड्स यानी कि 2 आउट ऑफ 6 इंटू 100 यानी कि 33% जो है वो ये नॉर्मल सेचुरेशन होता है ट्रांसफरिन का। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक और है सीरम आयरन। सीरम आयरन यानी कि ब्लड में आयरन कितना बाउंड है ट्रांसफरिन से, उसको हम लोग बोलेंगे सीरम आयरन। तो 33% ऑफ TIBC अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो, क्योंकि ट्रांसफरिन 33% सेचुरेटेड होता है, तो 33% कितना होगा, 33% ऑफ TIBC यानी कि टोटल वैल्यू का 33%, तो ये आता है 100 to 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये हो गया सीरम आयरन का वैल्यू। इसके बाद अगर हम लोग आयरन एक्सक्रीशन की बात करें तो आयरन एक्सक्रीशन का एज सच कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। ये आयरन जो होता है ये मोस्टली रीयूटिलाइज हो सकता है, जैसा मैंने बताया नो मैकेनिज़्म ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, सॉरी ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, बट जनरली बॉडी से आयरन लूज़ हो जाती है क्योंकि 1 to 2 मिलीग्राम इज़ लॉस्ट पर डे ड्यू टू स्वेट, रेनल ट्यूब्यूल्स, या फिर अगर GIT की एपिथेलियल सेल्स अगर शेड हो गई तो उसके साथ मतलब एंट्रोसाइट्स में जो भी आयरन होता है वो शेड हो जाएगा। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ आयरन बैलेंस अगर हम लोग देखें कि हम लोग बोल रहे हैं कि आयरन का कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है एक्सक्रीशन का, तो आयरन तो एक्यूमुलेट होता जाएगा बॉडी में, तो उससे आयरन की टॉक्सिसिटी हो सकती है क्योंकि आयरन हाईली टॉक्सिक होता है। तो इसका रेगुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, इट इज़ रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम डाइट। अगर बॉडी में ऑलरेडी आयरन है तो फिर और एक्स्ट्रा आयरन हम लोग डाइट से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब ये कैसे होता है, इसमें हेल्प करता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है हेप्साइडिन। हेप्साइडिन इज़ द सेंट्रल रेगुलेटर ऑफ आयरन होम्योस्टेसिस। ठीक है, आयरन होम्योस्टेसिस को ये मेंटेन करने में मेजर रोल प्ले करता है। हेप्साइडिन क्या करता है, इट बाइंड्स टू फेरोपोटिन। फेरोपोटिन 1 हमने देखा था पहले भी, ये रहा फेरोपोटिन, ये एंट्रोसाइट से ब्लड में ला रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फेरोपोटिन 1 पे बाइंड कर देता है, जिसके वजह से जो Fe+2 है ये इससे बाइंड करके ब्लड में नहीं आ पाती है। तो Fe2+ क्या होता है, एब्जॉर्ब होके एंट्रोसाइट तक तो पहुंच जाती है बट वो ब्लड में नहीं आती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी नहीं होता है। एक्सक्रीशन का क्या हमने देखा था कि शेड हो सकती है एपिथेलियल सेल्स ऑफ GIT। तो जब आयरन बहुत सारा एपिथेलियल सेल्स या फिर एंट्रोसाइट्स में ही जमा हो गया तो फिर जब वो शेड होंगे तो वो आयरन भी एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, हेप्साइडिन अगर इंक्रीज़ हो गया तो आयरन इन एंट्रोसाइट इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ब्लड में आने नहीं देगा हेप्साइडिन उसको, और फिर जब एपिथेलियल सेल्स शेड होंगी तो उनके साथ वो निकल जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग स्टोरेज देखें तो स्टोरेज ऑफ आयरन इट इज़ स्टोर्ड इन लिवर, बोन मैरो, स्प्लीन एंड स्केलेटल मसल्स। और किस फॉर्म में स्टोर होता है, फेरिटिन या फिर हीमोसाइटरिन। अब इसके अगर हम लोग कुछ रिलेशंस देखें कि फेरिटिन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसफरिन। फेरिटिन एक स्टोरेज फॉर्म है आयरन का, तो ऑब्वियसली फेरिटिन अगर ज़्यादा है तो बॉडी ब्लड से और आयरन नहीं लेगी, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ट्रांसफ़र का ज़रूरत नहीं होगा, तो ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगी, तो इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्लस सीरम फेरिटिन जो होता है वो भी ट्रांसफरिन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सीरम फेरिटिन क्या होता है कि जो बोन मैरो में हमने देखा कि फेरिटिन के रूप में स्टोर होता है आयरन, तो बोन मैरो का सीरम फेरिटिन जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में लीक कर जाता है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है कि बोन मैरो से कुछ सीरम फेरिटिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरम फेरिटिन। आयरन स्टोरेज को अगर हम लोग डिटरमाइन करना चाहें तो हर बार बोन मैरो का सैंपल लेके उससे डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड में हम लोग सीरम फेरिटिन कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम लोग ये इसका वैल्यू पता कर लेते हैं तो हमें उससे पता चल जाता है कि बोन मैरो में एक्चुअली में कितना होगा आयरन स्टोरेज, तो इसलिए हम लोग सीरम फेरिटिन को बोलते हैं इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ आयरन स्टोरेज। और ट्रांसफरेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, फिर वही बात कि अगर ऑलरेडी स्टोरेज फॉर्म में आयरन है तो फिर और उसको ब्लड से ट्रांसपोर्ट करके स्टोरेज एरिया तक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। तो बेसिकली 4 कॉजेज़ है। एक तो आयरन डेफिशिएंसी की कॉज ये है कि ब्लड लॉस हो गया, ब्लड बहुत सारा चला गया तो उसके साथ साथ आयरन भी चला जाएगा, जैसे कि एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा, अल्सर, हिमोरॉइड्स, हुकवाम की इन्फेस्टेशंस अगर हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये सब हो गया ब्लड लॉस के रीजंस। इनएडिक्वेट इनटेक, अगर हम लोग खाना ही कम खा रहे हैं, ये क्यों हो सकता है? पॉवर्टी, जो वेज खाने वाले होते हैं उनमें होता है, अगर नॉन ही हम खा रहे हैं क्योंकि उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है, बायो अवेलेबिलिटी, वो पुअर होती है। उसके अलावा एल्डरली पीपल या फिर जो चिल्ड्रन होते हैं जो नखरे करते हैं, तो उनमें इनएडिक्वेट इनटेक होता है। अदर देन दैट, अगर रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाए, जैसे कि ग्रोइंग चिल्ड्रन या फिर वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एंड अगर एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, जैसे कि मेल एब्जॉर्प्शन किसी भी टाइप का, या फिर डायरिया। अब अगर हम लोग देखें स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, तो वो 3 स्टेजेस में हम लोग डिवाइड करते हैं मेनली। पहला स्टेज 1 है कि स्टोरेज आयरन डिप्लीशन, कि बॉडी में अगर आयरन डेफिशिएंसी स्टार्ट हो गई है, आयरन और एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो बॉडी क्या करेगा? सबसे पहले जो स्टोरेज आयरन है उनको यूज़ करेगा। तो स्टेज 1 वही है कि बॉडी जो है वो स्टोरेज से आयरन लेना शुरू कर दे। इसमें क्या होगा कि बोन मैरो में स्टोर होता है जनरली आयरन, फेरेटिन और हीमोसाइड्रिन के फॉर्म में। तो बोन मैरो का जो आयरन स्टोरेज है वो कम हो जाएगा। और हमने बोला था कि बोन मैरो से ही ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर आयरन आ जाए तो उसको हम लोग सीरम फेरेटिन बोलते हैं। तो बोन मैरो में अगर कम हो रहा है तो सीरम फेरेटिन में भी कम हो जाएगा ये। स्टेज 2 जो होता है वो होता है आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस। आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस यानी कि जो एरिथ्रोपोइसिस है उसमें अब डिफ़िकल्टी आना शुरू हो गई, उसमें आयरन अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या क्या होगा? सीरम फेरेटिन तो डिक्रीज़ होगी ही, प्लस परसेंटेज ट्रांसफरिन सेचुरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफरिन तो है बट ट्रांसफरिन को आयरन बाइंड करने के लिए नहीं मिल रहा है। ट्रांसफरिन सेचुरेशन नॉर्मली 33% होता है, यानी कि जब दोनों साइड्स ट्रांसफरिन के आयरन बाइंडेड हो, लेकिन आयरन ज़्यादा है ही नहीं, तो मान लीजिए कि एक ही साइड बाइंड हुआ तो ऑब्वियसली ट्रांसफरेंस सेचुरेशन कम हो जाएगा। इसके अलावा TIBC बढ़ जाता है इस केस में। मैंने बोला है TIBC एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है जो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है, कि सारे ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी जब सारे 6 साइड पे आयरन बाइंड कर लेंगे तब उसका वैल्यू कितना होगा। लेकिन इस केस में स्टेज 2 में TIBC बढ़ जाएगा क्योंकि जो टोटल ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स के नंबर्स है वो बढ़ जाएगा। बॉडी ये सोचेगा कि आयरन तो शायद होगी बट हम ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स कम बना रहे हैं, इसीलिए हमें आयरन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है, तो वो ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, जिसकी वजह से टोटल ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से TIBC बढ़ जाएगा। स्टेज 3 होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि पहले तो डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस हुआ तो ऑब्वियसली एरिथ्रोपोइसिस कम गया, एरिथ्रोपोइसिस कम गया तो उसके बाद एनीमिया हो जाएगा, तो इसमें होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें जो है RBC की मॉर्फोलॉजी इफेक्ट होने लग जाती है, यानी कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे पहले तो अगर बॉडी में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो इश्चीमिया होगा, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ होती है। फटीग हमें हो सकता है, पैलर हो सकता है, शाइनी ग्लेज टंग या फिर ग्लोसाइटिस जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, प्लमर विंसन सिंड्रोम हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो ईसोफेजियल एंट्रेंस है उसमें एक वेब टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सॉलिड फूड को स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि डिस्फेजिया हो जाता है। इसके अलावा डिस्निया, पैल्पिटेशंस, पाइका। पाइका यानी कि जैसे हम देखते हैं कि कोई बच्चे होते हैं वो बालू वगैरह, कूड़े कंकर वगैरह खाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग पाइका बोलते हैं उस सिम्टम को। उसके अलावा हम लोग देखें तो वीकनेस हो सकता है, कोइलोनीचिया हो सकता है, यानी कि स्पून शेपेड नेल्स, और इन लोगों में रिकरेंट इन्फेक्शंस होने का ज़्यादा डर रहता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है बोन मैरो एग्जामिनेशन, कि हम लोग बोन मैरो को ही निकाल ले और फिर उसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख ले कि उसमें आयरन डेफिशिएंट तो नहीं है। तो अगर हम लोग जब बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बोन मैरो फेरेटिन लेवल कम हो गया है, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोब्लास्ट देखने को मिलता है जिसको हम लोग माइक्रो नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं,
यानी कि जो नॉर्मोब्लास्ट होता है एरिथ्रोपोइसिस के टाइम, उसकी साइज़ कम हो जाती है। प्रूशियन ब्लू से अगर हम लोग स्टेन करें तो हमें पता चलता है कि आयरन की स्टोरेज फॉर्म जो है वो कम हो गई है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन कम होता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन नहीं हो सकता है आरबीसी प्रिकर्सर सेल्स का। उसके बाद अगर हम लोग ब्लड एग्जामिनेशन देखें तो एमसीवी कम रहेगा, एमसीएच कम रहेगा और एमसीएचसी भी कम रहेगा। हीमोग्लोबिन कम रहेगा और आरबीसी कम रहेगा। अगर हम लोग पेरिफेरल स्मीयर बनाएं ऐसे किसी इंसान के ब्लड का तो हमें क्या देखने को मिलेगा? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी, एनआइसोसाइटोसिस यानी कि वेरिएशन इन सेल साइज, आरबीसी के सेल साइज में वेरिएशन दिखेगा। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ ये बढ़ जाएगा, मतलब आरडीडब्ल्यू बढ़ जाएगा। पोइकिलोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब होता है वेरिएशन इन सेल शेप। अब शेप्स कैसे कैसे हो सकता है? एलिप्टिकल हो सकता है तो उसको एलिप्टोसाइट्स बोलेंगे। पेंसिल शेपेड सेल्स हो सकता है या फिर टारगेट सेल्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आयरन प्रोफाइल चेक करें तो सीरम फेरिटिन कम हो जाएगा। सीरम फेरिटिन के साथ साथ सीरम आयरन भी कम रहेगा और परसेंटेज ट्रांसफरेंस सेचुरेशन भी कम रहेगा। टीआईबीसी बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि हमने बोला था कि टोटल ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो बढ़ जाएंगे। और ट्रीटमेंट अगर हम लोग देखें तो ट्रीटमेंट बेसिकली इसका होगा कि आप प्राइमरी कॉज जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का वो ठीक कर लें, और उसके साथ साथ हम लोग आयरन सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं।